भारतीय शिक्षा ग्रंथमाला ग्रंथ 5 वैश्विक संकटों का निवारण भारतीय शिक्षा पर्व 2 विश्व स्थिति की आकलन अध्याय 20 द प्रिजन का सारांश पृष्ठ संख्या 88। दुनिया में नए विश्व की रचना के नाम पर गोलमेज राउंड टेबल नाम के गोपनीय समुदाय ने अपना उद्देश्य निश्चित किया है कि विश्व व्यवस्था हेतु पहला, केंद्र संचालित विश्व सरकार हो, दूसरा, विश्व सरकार की अपनी मुद्रा हो जिसे सारा संसार स्वीकार करे, तीसरा, केंद्रीय विश्व सरकार की अपनी सेना हो जिसका सारे संसार पर नियंत्रण हो, चौथा, केंद्र सरकार के द्वारा ही शिक्षा नीति, अर्थनीति, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक नीतियों का निर्धारण हो। गोलमेज समुदाय की स्थापना सेसिल रोड्स के द्वारा की गई थी। सेसिल रोड्स वह व्यक्ति था जिसने युक्तिपूर्वक दक्षिण अफ्रीका के हीरे और सोने के भंडार पर कब्जा कर लिया। उस समय सेसिल रोड्स के नाम पर दक्षिण अफ्रीका के उस क्षेत्र को रोडेशिया नाम दिया गया था जिसे आज जिम्बाब्वे कहते हैं। रोड्स ने उस समय डीबियर्स कंसोलिडेटेड माइंस एंड कंसोलिडेटेड गोल्ड फील्ड्स के नाम से व्यापारिक संस्थान कायम किया था। अपनी युक्ति से रोड्स केप कॉलोनी का प्राइम मिनिस्टर तथा 1890 में ब्रिटेन में पार्लियामेंट का मेंबर भी हो गया था। उस समय रोड्स की आमदनी $10 लाख प्रतिवर्ष होने लगी थी। रोड्स ने अपनी आमदनी का अधिकांश भाग गोलमेज समुदाय के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने में खर्च किया। उसने दुनिया के विभिन्न देशों से तेजस्वी नौजवानों को पर्याप्त छात्रवृत्ति देकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अध्ययन हेतु आकर्षित किया था ताकि गोलमेज समुदाय की विचारधारा को इन प्रशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा संसार में फैलाया जा सके। गोलमेज समुदाय में सेसिल रोड्स के साथ रॉथचाइल्ड कॉरपोरेशन, कार्नेगी यूनाइटेड किंगडम ट्रस्ट, रॉकफेलर फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, जेपी मॉर्गन, हिटनी परिवार, लिजार्ड ब्रदर्स आदि इसके सदस्य बन गए थे। यूएसए में येल यूनिवर्सिटी की स्कल एंड बोन सोसाइटी गोपनीय ढंग से गोलमेज समुदाय के लिए ही काम करती थी। 1899 से 1902 के मध्य दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध की व्यूह रचना भी रॉथचाइल्ड द्वारा ही बनाई गई थी। इस युद्ध का उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका की प्राकृतिक संपदा पर अधिकार जमाना था। प्रथम विश्व युद्ध तथा द्वितीय विश्व युद्ध की योजनाएं भी राउंड टेबल समुदाय के द्वारा ही बनाई गई थी। इस समुदाय के औद्योगिक घरानों ने युद्ध करने वाले दोनों पक्षों को पूरी आर्थिक मदद पहुंचाई। हथियार तथा युद्ध के अन्य खर्चों के लिए आर्थिक मदद देते समय कहा जाता था कि अभी जितना चाहे उतना धन ले लो, बाद में लौटा देना। दुनिया को धोखे में रखने के लिए इस धनी समुदाय ने 30 मई 1919 को होटल मेजेस्टिक पेरिस में वेस्ली पीस कॉन्फ्रेंस के नाम से एक वैश्विक नाटक किया। इस नाटक के द्वारा शांति के नाम पर वैश्विक स्तर पर व्यापक संगठन बनाए गए। ये संगठन ऊपर से देखने में तो लोक हितकारी जैसे लगते हैं, परंतु इन संगठनों के माध्यम से गोलमेज समुदाय दुनिया पर अपनी सत्ता जमाने के स्वप्न देखता रहता है। शांति स्थापना के नाम पर बनाए गए संगठन विश्व बैंक, यूनाइटेड नेशंस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट कमीशन आदि तथा एनजीओ के नाम से बनी संस्थाओं पर अरबों डॉलर खर्च करके मानव समाज में पाए जाने वाले विरोधाभासों को बढ़ाने तथा सरकार परस्ती बढ़ाकर आम आदमी के कर्तव्य आधारित अभिक्रमण को अर्थ, शिक्षा, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, राजनीति आदि क्षेत्रों में विनष्ट करने का कार्य कर रहे हैं। गोलमेज समुदाय में भागीदार सभी व्यक्ति इसके असली मकसद को नहीं समझ पाते हैं। अधिकांश व्यक्ति तो वेस्ली पीस कॉन्फ्रेंस में जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के विषय में शांति, सुरक्षा तथा समृद्धि की घोषणाएं हुई थी, उन्हीं से प्रभावित होकर अपना सहयोग दे रहे हैं। कुछ ही विशिष्ट व्यक्ति हैं जो असली उद्देश्य को जानते हैं। ये व्यक्ति अंतरंग समिति के सदस्य होते हैं। कुछ सज्जन और ईमानदार लोग जो अंतरंग समिति में ले लिए गए थे, जब उनको असली मकसद का पता चला तो उन्होंने अपने को इस समुदाय से अलग कर लिया। उदाहरण के लिए मिस्टर एडमिरल चेस्टर वार्ड, जो यूनाइटेड स्टेट्स में एक प्रसिद्ध जज तथा एडवोकेट जनरल ऑफ नेवी थे, उनको भी अंतरंग समिति में शामिल किया गया था। अंतरंग समिति में जाकर जब उनको गोलमेज समुदाय के असली मकसद का पता चला तो उन्होंने षड्यंत्र से अपने को अलग कर लिया। जॉन जे निकलॉय, जो कि यूएन का एक विशिष्ट अधिकारी था, उसने बताया कि यूएन की सभी कार्रवाइयों का निर्देशन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस CFR के द्वारा होता है
उन्होंने कहा, जब कभी यूएन से संबंधित देशों के लिए सरकारी उच्च पद पर किसी प्रमुख व्यक्ति की नियुक्ति की आवश्यकता होती है, तो यूएन के द्वारा ही उसकी सूचना तुरंत न्यूयॉर्क में स्थित सीएफआर के प्रधान कार्यालय हेरल्ड प्रेट हाउस 58 ईस्ट 68 स्ट्रीट को देनी होती है। वहीं उसका निर्णय होकर कार्यवाही आगे बढ़ाई जाती है। इस प्रकार से सीएफआर का दखल विभिन्न देशों में राष्ट्राध्यक्षों की नियुक्ति में होता रहता है। जॉन बर्ट सोसाइटी अमेरिका के संस्थापक रॉबर्ट वेल्च ने 1970 में यूनाइटेड नेशंस के विषय में अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा था, द यूनाइटेड नेशंस होप्स एंड प्लान्स टू यूज पॉपुलेशन controls over scientific and technological developments, control over arms and military strength of individual nations, control over education, control over health, and all the control it can gradually establish under all the different excuses for international jurisdiction that it can devise. These variegated separate controls are to become components of the gradually materializing total control that it expects by pretense, deception, persuasion, beguilement, and falsehoods, while the enforcement of such controls by brutal force and terror is also getting underway. That is what the United Nations was always intended to do. That is what it was created to do. That is what it is now doing. The Prison, पेज 149 से 150। द प्रिजन पुस्तक के लेखक ने अपने अध्ययन व अनुभव से संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में लिखा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का संचालन करने वाले अंतरंग समिति के षड्यंत्रकारी अधिकारियों की आशाएं तथा योजनाएं। संयुक्त राष्ट्र संघ की आशाएं व योजनाएं पूरी तरह वैश्विक नियंत्रण की हैं। इसके लिए साम दाम दंड भेद सभी नीतियों को इस्तेमाल में लाया जाता है। जीवन के हर क्षेत्र में विश्व सरकार द्वारा केंद्रीय नियंत्रण को स्वीकार कराने के लिए जनसंख्या नियंत्रण, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र का नियंत्रण, सभी राष्ट्रों के शस्त्र अस्त्र तथा सैनिक शक्ति का नियंत्रण, शिक्षा नीति का नियंत्रण, स्वास्थ्य सेवाओं का नियंत्रण। कहने का तात्पर्य यह है कि गोलमेज समुदाय के विशिष्ट सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ को माध्यम बनाकर धीरे धीरे विश्व स्तर पर ऐसी मानसिकता बनाना चाहते हैं जिससे स्थानीय लोक अभिक्रम पर से जनमानस की आस्था उठ जाए तथा केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सेना, केंद्रीय अर्थतंत्र के लिए अनुकूल मानसिकता बने। द प्रिजन, पृष्ठ 147 से 150। सोवियत यूनियन का तानाशाह स्टालिन भी राउंड टेबल समुदाय का क्रियाशील सदस्य था। उसने 1942 में मार्क्सिज्म एंड नेशनल क्वेश्चन के अंतर्गत एंग्लो अमेरिकन कम्युनिस्ट खेल के प्रति पूरी सहमति दी। उस समय इस समुदाय ने निर्णय लिया था कि विश्व के उन राष्ट्रों में जहां हमारी पहुंच है, फूट डालकर उनको विभाजित करने की नीति बनाई जाए। इस योजना से राष्ट्रीय आस्थाओं को झटका लगेगा तथा विश्व सरकार के लिए अनुकूलता पैदा होगी। इस नीति के अंतर्गत चीन, कोरिया, वियतनाम, भारत, रूस, पैलेस्टाइन, अफ्रीका, इराक आदि राष्ट्रों में विभाजन की नीति बनाई गई थी। वैश्विक षड्यंत्र के संचालन सूत्र। 1930 में विंस्टन चर्चिल ने यूरोप के देशों को यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूरोप बनाने की योजना के अंतर्गत द्वितीय महायुद्ध की भूमिका निभाई थी। इस योजना को जीन फॉस्टर, रॉकफेलर, डुलेस, निकोलस मुर्रे बटलर, कार्नेगी आदि ने आर्थिक सहयोग दिया था। इन व्यक्तियों ने यूरोप में शांति स्थापना की घोषणा करके द्वितीय महायुद्ध की भूमिका बनाने में पूरा सहयोग किया था। 1946 से 47 में अपने इस कारनामे का सर्वे काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस से कराया। इस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर विंस्टन चर्चिल ने निष्कर्ष निकाला कि वैश्विक स्तर पर केंद्रीय नियंत्रण विश्व सरकार स्थापित करने के लिए दोहरी प्रक्रिया अपनानी होगी। विश्व स्तर पर एक ऐसा वातावरण बनाना होगा जिससे विश्व का प्रत्येक राष्ट्र अपने को असुरक्षित महसूस करे तथा पड़ोसी के खतरे से बचने के लिए मारक हथियारों का संग्रह करना प्रारंभ करे। दूसरा यह कि आम आदमी की मानसिक स्थिति ऐसी बना देनी चाहिए ताकि वह जीवन के हर क्षेत्र में सरकार आश्रित हो जाए। 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने यूनाइटेड नेशन चार्टर स्वीकार किया। यह संस्था गोलमेज समुदाय के काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन के अंतर्गत बनाई गई थी। यूनाइटेड नेशन की योजना फरवरी 1945 में क्रीमिया के याल्टा कॉन्फ्रेंस में विंस्टन चर्चिल और स्टालिन के मार्गदर्शन में प्रस्तुत हो चुकी थी। इस योजना को रूजवेल्ट, ट्रूमैन, आइजनहोवर और कैनेडी का पूरा समर्थन था। यूनाइटेड नेशन संस्थान ने
विंस्टन चर्चिल की विश्व सरकार बनाने की योजना को कार्यान्वित करने के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का निर्माण किया, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, UN पॉपुलेशन फंड UNPF, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, UN एजुकेशन साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन UNESCO। संस्थाओं की यह सूची बढ़ती ही जा रही है। ये सभी संस्थाएं इस उद्देश्य से बनाई जा रही थीं ताकि जिंदगी के हर क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर केंद्रीय नियंत्रण स्थापित किया जा सके। लोक अभिक्रम को नष्ट करना इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य था और अब भी है। इन योजनाओं को आर्थिक सहयोग करने के लिए कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस नाम की स्थायी संस्था बनाई गई। मिस्टर हिस की नियुक्ति इस संस्था के अध्यक्ष के रूप में जॉन फॉस्टर डलस के द्वारा की गई। मिस्टर हिस को जब यूनाइटेड नेशंस की अंदरूनी योजना का पता चला तो उसने इसका रहस्य उजागर करना शुरू कर दिया। हिस को इसकी सजा भुगतनी पड़ी, फलस्वरूप 44 महीने की जेल काटनी पड़ी। षड्यंत्र की प्रक्रिया। द प्रिजन पुस्तक के लेखक ने गोलमेज समुदाय के संबंध में लिखा है, इस समुदाय ने उद्देश्य सिद्धि हेतु वैश्विक स्तर पर अनेक नामों से गोपनीय संस्थाएं बनाई हुई हैं। इन संस्थाओं के सम्मेलन एवं गोष्ठियां होती रहती हैं। गोलमेज समुदाय की एक संस्था का नाम बिल्डरबर्ग है। इसकी एक बैठक 1991 में बाडन जर्मनी में हुई। इस बैठक में डेविड रॉकफेलर, यूनाइटेड स्टेट के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिज्ञ तथा उद्योगपति बिल क्लिंटन, जो उस समय आर्कनसास के गवर्नर थे, जो कि बाद में राष्ट्रपति हो गया था, जॉर्ज बुश, कॉर्नर्ड ब्लैक, बिल्डरबर्ग, जियोवानिक एनेली, नीदरलैंड की रानी ब्रियस्ट्रीस, स्पेन की रानी सोफिया, जॉन स्मिथ, ब्रिटेन के प्रतिनिधि और भी अनेक अंतरंग समिति के व्यक्ति इस बैठक में उपस्थित थे। इस बैठक में इराक के विरुद्ध युद्ध की योजना का जॉर्ज बुश ने प्रस्ताव किया। संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना को आह्वान करने का निर्णय हुआ। लॉर्ड किसिंगर ने इराक पर हमले को ठीक ठहराया और कहा कि जॉर्ज बुश इराक से युद्ध छेड़ने की योग्यता रखता है, उनको सीधे संयुक्त राष्ट्र से बात करनी चाहिए। बिल्डरबर्ग की अगली बैठक जून 1994 में फिनलैंड में हुई। इस बैठक में 1991 की बैठक के व्यक्तियों के अलावा मिस्टर पीटर डी सुदरलैंड, जो कि गैट द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के डायरेक्टर थे, उपस्थित थे। इस बैठक में व्यवसाय के सभी प्रतिबंध समाप्त करके विश्व व्यवसाय को गोलमेज समुदाय के उद्देश्य के अनुसार वैश्विक आर्थिक नियंत्रण में लाना था। इस काम के लिए श्री सुदरलैंड उचित व्यक्ति थे। इस बैठक में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रूड लूबर्स, जे मार्टिन टेलर, बर्कले बंक के प्रमुख प्रशासक, ब्रिटेन के टोनी ब्लेयर लेबर पार्टी के और केंथ क्लार्क शामिल थे। व्यवसाय के क्षेत्र में इस बैठक ने वैश्विक व्यवसाय के संसार के कुछ प्रमुख उद्योगपतियों को चंगुल में फंसाने की योजना बनाई। परिणाम स्वरूप केंद्रीय नियंत्रण के पक्षधर उद्योगपतियों ने उद्योग के क्षेत्र में स्थानीय अभिक्रम पर एक निर्णायक आघात प्रारंभ कर दिया। जून 1995 में बिल्डरबर्ग समुदाय की बैठक स्विट्जरलैंड के वर्गनस्टोक में 3 होटलों में अलग अलग हुई। ये बैठकें बहुत ही गोपनीय रखी गई थीं। अब तक की बैठकों में जो व्यक्ति उपस्थित होते थे उनमें से अधिकांश अंदर की योजनाओं से अनभिज्ञ थे। 1995 की इन बैठकों में संसार भर के वे व्यक्ति शामिल थे जो लोक कल्याण की छाया तथा विश्व शांति व विकास के उद्घोष की गूंज का भ्रम पैदा करके विश्व तानाशाही के पक्षधर थे। द प्रिजन ग्रंथ के लेखक स्विट्जरलैंड के इस बैठक की जानकारी हासिल करने के लिए वर्गनस्टॉक तक पहुंच तो गए, लेकिन वहां जाकर उन्होंने जो देखा उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार है। स्विट्जरलैंड में जब बिल्डरबर्ग की बैठक हो रही थी तो मैं वहां छुट्टियां बिताने गया था। स्पॉटलाइट समाचार पत्र के द्वारा मुझे इस बैठक का समाचार मिला था। बैठक प्रारंभ होने के कुछ दिन पहले मैं बर्गनस्टॉक पहुंचा। सब कुछ देखकर फिर जिस दिन बैठक होने वाली थी पुनः बर्गनस्टॉक पहुंचा। वहां जाकर क्या देखता हूं कि जिन होटलों में बैठकें हो रही थी उनके रास्तों पर पुलिस का बड़ा सख्त पहरा था। सभी सड़कें बंद कर दी गई थीं। स्विट्जरलैंड की पुलिस तथा सेना के सिपाहियों से पूरी घेराबंदी की गई थी। मैंने एक पुलिस वाले से पूछा कि क्या मामला है। उसने धीरे से इतना ही कहा, बहुत गोपनीय है, बहुत गोपनीय है। इस मीटिंग में क्या हुआ इसका पता नहीं चल पाया। मैं सोचता हूं कि जरूर इस बैठक में विश्व के एक छत्र आर्थिक साम्राज्यवादी की स्थापना के लिए व्यू रचना और रणनीति बनाई जा रही होगी। द प्रिजन, पृष्ठ 142। इस प्रकार की गोपनीय बैठकों में
वैश्विक स्तर पर कार्यविधि का निर्णय किया जाता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन CFR, वर्ल्ड बैंक, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड GATT, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, यूनाइटेड नेशंस UN आदि जितनी भी संस्थाएं हैं, इनका संचालन सूत्र गोलमेज समुदाय विभिन्न नामों से करता है। इन संस्थाओं का ऊपरी ढांचा विश्व शांति तथा पिछड़ों के विकास का दिखाया जाता है, परंतु इनका असली मकसद दीर्घकालीन केंद्रीय नियंत्रण होता है। उदाहरण के लिए वर्ल्ड बैंक का उद्देश्य यह है कि विकासशील देशों की जनता को पराश्रित बनाकर स्थायी रूप से गरीबी की खाई में ढकेल दिया जाए। विश्व बैंक विभिन्न देशों में बड़ी बड़ी विकास योजनाओं के लिए कर्ज देती है। ये योजनाएं वास्तव में आम जनता से जमीन छीनकर उनको बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयों के आश्रित बनाने की होती है। इस प्रकार स्वावलंबी जीवन दर्शन को नष्ट किया जाता है। भारत में मल्टीनेशनल कंपनियों के दबाव में आकर सरकार खेती की जमीनों का अधिग्रहण करके छोटे किसानों को बेरोजगार तथा पराश्रित बना रही है। यह वैश्विक अर्थनीति के प्रभाव से हो रहा है। IMF तथा विश्व बैंक का मुख्य काम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भूमिका तैयार करने का है। ये दोनों अर्थ संस्थाएं जिन योजनाओं के लिए कर्ज देती हैं, उन योजनाओं से स्थानीय जनता का कुछ भी हित नहीं सकता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कार्य की सुविधा के लिए बिजली तथा सड़क निर्माण हेतु सहायता दी जाती है। विकासशील और अर्धविकसित तथा गरीब देशों को IMF तथा विश्व बैंक से जो कर्ज या सहायता मिलती है, उसमें राजनीतिक नेता तो भ्रष्ट होते ही हैं तथा बड़े बांध, विदेशी प्रभाव, विदेशी नशीले शीतल पेय, आयोडीन नमक, उद्योगों के लिए भूमि अधिग्रहण, औषधियों के लिए विषैले प्रभाव आदि के विरुद्ध जन आंदोलन कराने में भी गोलमेज समुदाय की कोई ना कोई संस्था परोक्ष रूप से सहायता देती रहती है। इतना नहीं, गोलमेज समुदाय के सदस्य धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक बिंदु पर आतंक फैलाने वालों को हथियारों और धन से सहायता करते हैं तथा इनको दबाने वाली सरकारी शक्तियों को भी शस्त्र अस्त्र बिक्री करते हैं। द प्रिजन के लेखक ने पृष्ठ 235 पर लिखा है, The International Monetary Fund IMF is there to intervene when poor countries in Africa, Asia and the rest of the developing world get into elite roundtable group engineered financial trouble. The idea has been to encourage and bribe the politicians in these countries into relinquishing self-sufficiency in food and into opening their lands to the multinational food and chocolate giants. These countries began to export luxury cash crops to the rich nations and to use that money to pay for imported food from those same rich countries. Also, the developing nations would export natural resources to the rich nations at knockdown prices and then buy back at inflated prices the luxury products of the industrialized countries made with those natural resources. However, these luxury goods only go to the tiny, corrupt, political and economic clique in these developing countries. The majority of the population go hungry because the food growing land is occupied by the multinational corporation. The elite policy was to submerge the poor countries in debt and take them over in the same way that had with the multinationals and the industrialized nations. When these governments find themselves in financial troubles and unable to meet their debt repayments, they go to the IMF to restructure the repayments or offer more loans to pay the interest on the previous ones. But in return for imposing more debt, the IMF insists that its elite economic policies are followed. These involve cutting of food, health and education subsidies and the exporting of more resources and cash crops. The IMF tells all the developing countries to do this and thus create a glut on the world market for these commodities and the price collapses. इस प्रकार से IMF की मदद विकासशील देशों को आर्थिक दृष्टि से कमजोर बनाने का परोक्ष षड्यंत्र करने में सक्रिय है। आर्थिक नीतियों के साथ मुक्त व्यवसाय फ्री ट्रेड भी कमजोर राष्ट्रों के लिए खतरे की घंटी है। मुक्त व्यापार का नियंत्रण वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के द्वारा होता है। इसका कार्यालय स्विट्जरलैंड में है। GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन एंड टैरिफ के माध्यम से जो मुक्त व्यवसाय चल रहा है, इसमें शक्तिशाली देशों को कमजोर देशों का शोषण करने की छूट मिल जाती है। The consequences of this can now be seen by all but the most dedicated idiots. The media promotes free trade as a good thing and protection as bad. They have bought the line sold to them by economists, politicians and university lecturers and they sell it to the public. Free trade is the freedom of the strong to exploit the weak.
It is the means through which multinationals subsidized by their governments via the overseas aid budgets and other hidden channels operate cartelism against the interests of the general population. It is the freedom to create dependency on a system which only the few control and to use that dependency to manipulate at will. The freedom to move production from high-wage industrialist countries to the street shops of the third world. The freedom to steal their food-growing land and to destroy the small agrarian industries. In doing this, the elite create anger, despair and division, the perfect combination for manipulation. राउंड टेबल समुदाय ने विश्व सरकार का केंद्रीय नियंत्रण करने के लिए कृषि भूमि तथा कृषि उत्पादन के क्षेत्र में हर स्तर पर योजना प्रारंभ कराई है और उसने तो स्थानीय व्यवस्था की पूरी तरह कमर ही तोड़ डाली है। कृषि उत्पादन में हर अनाज, फल, सब्जी के स्वाभाविक बीज संरक्षण की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है। फसलों के प्राकृतिक बीजों को नष्ट करके नपुंसक बीजों का प्रचलन प्रारंभ कराया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि हर फसल का बीज किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के एकाधिकार में चला गया है। कंपनी से मिला हाइब्रिड बीज कृषक को हर बार नया लेना होगा। उसके खेत में जो फसल पैदा हुई है उसका फल बीज नहीं हो सकता क्योंकि वह नपुंसक फल होता है। फसलों के बीज उत्पन्न करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने एकाधिकार प्राप्त कर लिया है। कृषि क्षेत्र के नियंत्रण का अधिकार 5 बहुराष्ट्रीय कंपनियों को है, जिनमें एंग्लो डच जॉइंट यूनिलीवर कंपनी बिल्डरबर्ग समुदाय की है, दूसरी कंपनी नेस्ले कॉर्पोरेशन स्विट्जरलैंड की। इस प्रकार से कृषि क्षेत्र में बीज, खाद, पानी और ट्रैक्टर को केंद्रीय नियंत्रण का माध्यम बना दिया है। खेती के साथ साथ गौवंश के उत्पादन में भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना दखल जमाने के लिए देशी गौवंश को नष्ट करके विदेशी नस्लों का फैलाव कर रही है। प्रजनन में भी परावलंबी बना दिया है। सारी प्रक्रिया केंद्रीय नियंत्रण की दिशा में जा रही है। केंद्रीय नियंत्रण की प्रक्रिया एक ऐसा युद्ध है जो परोक्ष रूप से हर क्षेत्र में स्वायत्त जीवन को नष्ट कर रहा है। षड्यंत्रकारी घटक। विश्व सरकार द्वारा केंद्रीय नियंत्रण की मुख्य संचालन शक्ति यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से प्रसारित होती है। यूनाइटेड स्टेट केवल 18 से 20 व्यक्तियों द्वारा संचालित होता है। ये चुने हुए व्यक्ति नहीं हैं। इनकी संस्थाएं हैं जिनकी शक्ति यूएस के राष्ट्रपति से भी अधिक है। इन संस्थानों ने संयुक्त रूप से गोपनीय कार्य करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी एनएसए के नाम से एक संस्था बना रखी है। एनएसए द्वारा निर्मित सभी योजनाओं को सीआईए कार्यान्वित करती है। सीआईए भी सामाजिक स्तर पर यूनाइटेड नेशंस को निर्देश देता है। यूनाइटेड नेशंस के पास जीवन के हर क्षेत्र को विश्व सरकार की दिशा देने के लिए संस्थाएं हैं जो कि वैश्विक स्तर पर जन समुदाय के सीधे संपर्क में आती हैं। इस सारे ढांचे का संचालन टैक्स एग्जेम्प्ट फाउंडेशन सिंडिकेट के द्वारा होता है। टैक्स एग्जेम्प्ट फाउंडेशन सिंडिकेट का नियंत्रण रॉकफेलर फाउंडेशन, रॉथशाइल्ड फाउंडेशन, कार्नेगी फाउंडेशन आदि और भी वैश्विक स्तर की संस्थाएं करती हैं। ये संस्थाएं अंतरंग इनरफेड के नाम से जानी जाती हैं। यह इनरफेड टैक्स एग्जेम्प्ट फाउंडेशन सिंडिकेट के नाम से जाना जाता है। यह एक गोपनीय नाम है। एनएसए, सीआईए, एफबीआईए, नासा तथा फेडरल रिजर्व आदि जितनी भी संस्थाएं हैं, इनकी आर्थिक व्यवस्था हार्ड ड्रग ट्रेड आदि अर्थात नशीले पदार्थों के व्यवसाय से होती हैं। नशीले पदार्थों का व्यवसाय रीगन बुश प्रशासन के समय अपनी चरम सीमा पर था। उस समय जॉर्ज बुश की तेल कंपनी जाप्टा ऑयल के नाम से जानी जाती थी। उन दिनों सीआईए का कोड भी जाप्टा था। जॉर्ज बुश की जानकारी में सीआईए के द्वारा इमाम खुमैनी को हथियार बेचे गए। खुमैनी ने कुछ रकम तो डॉलर में चुकाई तथा अधिकांश रकम मॉर्फिन तथा हीरोइन के रूप में दी। इसके संबंध में जीन जिगलर अपनी एक पुस्तक स्विट्जरलैंड वॉशेस वाइटर में लिखते हैं, With the expert assistance of the Swiss magnates as well as some discreet help from the Swiss Secret Service, they delivered American and Israeli weapons to the Imam Khomeini. The Imam paid for some of the weaponry in dollars, but for most of it in drugs, morphine base and heroin. The godfather of Turkish and Lebanese network installed in Zurich turned the drugs into cash on the international market. After taking their cut of the profit, the godfather deposited the remainder in numbered accounts that had been opened in the main banks and financial institutes of Geneva and Zurich. इसका अर्थ यह होता है कि गोलमेज समुदाय के सदस्य सारे संसार के आम आदमियों को नशे की आदत डालकर अपना शासन कायम करने का षड्यंत्र करते हैं। इस षड्यंत्र में ईसाई धार्मिक गुरु भी शामिल हैं। इसके प्रमाण मिलते हैं
कि आर्च बिशप कैंटरबरी का विश्वास पात्र व्यक्ति टेरीवेट उनकी सहमति से आतंकवादियों को हथियार देने में शामिल था। ईरान में आतंकवादियों को हथियार देकर उसके बदले में नशीले पदार्थ लेने के विषय में जॉर्ज बुश ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम आतंकवादियों को हथियार देने में पूरी कीमत ले रहे हैं, उनके साथ कोई रियायत नहीं करते। 14 वर्ष तक जॉर्ज बुश की अंडरवर्ल्ड डॉन अरोनो से मित्रता रही। इसका संबंध मेयर लॉस्की क्राइम सिंडिकेट से रहा है। यह संस्था नशीले पदार्थों का व्यवसाय सारी दुनिया में कराती रहती है। यह कंपनी CIA के द्वारा बनाई गई थी। जॉर्ज बुश की ज़ेप्टा ऑयल कंपनी में समुद्र के रास्ते नशीले पदार्थ संग्रहित किए जाते थे, वहां वे वैश्विक स्तर पर भेजे जाते थे। पैसिफिक सी फूड नाम की कंपनी के जहाज नशीले पदार्थों को लाने ले जाने का काम कर रहे हैं। राउंड टेबल समुदाय 3 कारण से नशीले पदार्थों के व्यवसाय से जुड़ा है। पहला, इस व्यवसाय से राउंड टेबल को इतना धन मिलता है कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अरबों डॉलर प्रति वर्ष। इस धन से अपने उद्देश्य की पूर्ति में बाधक चुनी हुई सरकारों को गिराया जाता है तथा आम जनता में उथल पुथल मचाई जा सकती है। नशीले पदार्थों के व्यवसाय से कमाए धन का सरकार के साथ कोई संबंध नहीं रहता, इसका वैधानिक हिसाब भी नहीं रखना पड़ता। दूसरा, नशीले पदार्थों के व्यवसाय से समाज में इनके विरुद्ध कार्य करने का अवसर मिलता है। नशीले पदार्थों के प्रयोग से आम आदमी का आत्मविश्वास और पुरुषार्थ क्षीण होने लगता है। परिणाम स्वरूप नशीले पदार्थों के विरुद्ध एक वातावरण बनता है। इससे मुक्ति दिलाने के लिए सामाजिक जीवन में दखल देने के अवसर उत्पन्न होते हैं। इससे नशा निवारण कार्यक्रम के द्वारा निवारण करने वाले समुदाय के प्रति आस्था पैदा होती है। गोलमेज समुदाय ने नशीले पदार्थों के व्यवसाय से जो धनार्जन किया है, उसमें से थोड़े धन का अनुदान देकर नशा निवारण संस्थाएं समाज सेवा के क्षेत्र में स्थापित की जाती हैं। इन संस्थाओं के मार्फत सामाजिक जीवन में केंद्रीय सरकार के दखल का औचित्य स्थापित किया जा सकता है। तीसरा, नशीले पदार्थों के उपयोग का चस्का जिस देश के युवक समुदाय को लग जाएगा, उस देश की नैतिक शक्ति क्षीण होने लगेगी तथा नशीले पदार्थों का व्यवसाय बढ़ेगा। अधिक आमदनी के लालच में उस देश की सरकार भी नशीले पदार्थों के व्यवसाय में रुचि लेगी तो देश में सरकार के विरुद्ध वातावरण बनाया जा सकेगा। इससे फूट डालो और राज करो की नीति को बल मिलेगा। नशीले पदार्थों के व्यवसाय में CIA तथा जॉर्ज बुश पूरी तरह से संलिप्त हैं। जॉर्ज बुश तेल पेट्रोलियम ऑयल का व्यवसायी है। इसकी नीयत अरब देशों के तेल पर रहती है। बुश की नीति यह है कि तेल उत्पादन करने वाले अरब देशों में आपसी संघर्ष रहेगा तो उसका लाभ तेल कंपनियों को मिलेगा। इसी नीति को कार्यान्वित करने के लिए गल्फ देशों को आपस में लड़ाने की योजना बनाई गई थी। जुलाई 1990 में लंकास्टर हाउस लंदन में एक बैठक नेटो के सेक्रेटरी मैनफर्ड वार्नर की अध्यक्षता में बुलाई गई। मैनफर्ड वार्नर बिल्डरबर्ग राउंड टेबल का अंतरंग सदस्य है। इस बैठक में लंदन डिक्लेरेशन के अंतर्गत यह निर्णय हुआ ताकि विश्व सेना की भूमिका बन सके। सद्दाम हुसैन और जॉर्ज बुश की गहरी मित्रता थी। CIA की मदद से बाथ पार्टी को सहायता देकर 1968 में सद्दाम हुसैन को इराक का डिक्टेटर बनवाया था। उसी बुश ने सद्दाम हुसैन को फांसी के तख्ते पर लटकवाकर मरवा डाला। इन घटनाओं से सिद्ध होता है कि गोलमेज समुदाय विश्व में अशांति फैलाकर अपनी डिक्टेटरशिप कायम करना चाहता है। गोलमेज समुदाय, जिसे अब बिल्डरबर्ग समुदाय के नाम से जाना जाता है, यह समुदाय वैश्विक स्तर पर युद्धों और अपराधों को बढ़ावा देकर विश्व सरकार की कल्पना को साकार करना चाहता है। इस समुदाय में US तथा ब्रिटेन मुख्य हैं। इस समुदाय ने ईरान इराक युद्ध, बोस्निया संघर्ष, इराक कुवैत युद्ध कराया तथा पाकिस्तान और भारत दोनों को युद्ध सामग्री देता है। इस समुदाय की मान्यता यह है कि युद्ध और अपराधों से जो आतंक पैदा होगा, उसके समाधान के लिए सेना, पुलिस तथा हथियारों के लिए आम जनता की मानसिकता अनुकूल होती जाएगी। परिणाम स्वरूप राज्य के आश्रय की मांग बढ़ेगी तथा डिक्टेटरशिप के लिए समर्थन मिलेगा। षड्यंत्र की रणनीति। युद्ध और अपराध तथा आतंक आदि के द्वारा आम आदमी को गुमराह करके जनता तथा संवेदनशील व्यक्तियों का ध्यान मुख्य समस्या से हटाया जा सकता है। इसलिए गोलमेज समुदाय ने अपनी नीति बनाई है कि तत्कालिक समस्याएं पैदा करते रहो ताकि मुख्य समस्या की तरफ किसी का ध्यान न जाए। साथ ही इन तात्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु लोक कल्याण तथा विकास के नाम पर कुछ धन देकर संवेदनशील व्यक्तियों को जनता की सेवा में लगाए रहो। इस नीति के अनुसार राउंड टेबल समुदाय ने पूरी दुनिया में प्रतिवर्ष अरबों डॉलर खर्च करके जन सेवा और जन शिक्षण,
जन आंदोलन आदि योजनाओं का संचालन करने के लिए एनजीओ नाम की एक प्रजाति खड़ी कर दी है। राजनीतिक, आर्थिक और सांप्रदायिक क्षेत्र में आतंक फैलाने वाले तथा अन्य अशांति फैलाने वाले कार्यक्रम को शस्त्र अस्त्र तथा आर्थिक सहायता देकर मुख्य समस्याओं से ध्यान हटाने का कार्य बिल्डरबर्ग समुदाय बड़ी सफलतापूर्वक कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस नाम की संस्था का तेजी से विस्तार हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करने वाली वैश्विक संस्थाओं का जाल सारी दुनिया में फैला दिया है। स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, धर्म, बैंक, पर्यावरण, अर्थ, राजनीति आदि सभी विषयों में संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु वैश्विक स्तर पर यूनाइटेड नेशंस संस्था कार्य कर रही है। जो व्यक्ति यूनाइटेड नेशंस की संस्थाओं से जुड़े हैं वे समझते हैं कि वे समाज के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। वे ये नहीं जानते कि यूनाइटेड नेशंस के खेल में उनका अस्तित्व मात्र एक कठपुतली जैसा है। इस संस्था का वास्तविक उद्देश्य पर्दे के पीछे छिपा है। इसका वास्तविक उद्देश्य राउंड टेबल समुदाय या बर्गरवर समुदाय के उद्देश्य साकार करने का है। अंततोगत्वा यूरोपियन यूनियन, जो कि अभी तक एक भूलभुलैया जैसी संस्था है, उसके अंतर्गत केंद्रीय संचालन को संभव बनाने का कार्य यूनाइटेड नेशन को करना होता है। यूरोपियन पार्लियामेंट के अध्यक्ष क्लॉस हैंच ने यूरोपियन न्यूज़पेपर में मई 1995 में कहा था कि यूनाइटेड नेशंस का यूरोपियन यूनियन के साथ घनिष्ठ संबंध है। वैश्विक स्तर पर केंद्रीय नियंत्रण तथा विश्व सरकार के लिए अनुकूलता पैदा करना इसका मुख्य कार्य है। विश्व सरकार, विश्व बैंक, विश्व मुद्रा, विश्व सेना की स्थापना के लिए परिस्थिति निर्माण करना यूनाइटेड नेशंस का आंतरिक उद्देश्य है। केंद्रीय नियंत्रण व केंद्रीय संचालन का कार्य धीरे धीरे क्रम से करना है। धीरे धीरे, शांतिपूर्वक, गोपनीय ढंग से कार्य संचालन करने की नीति के आधार पर कार्य पद्धति बनाई गई है। इस कार्य को सफल करने के लिए एक ट्राइलेटरल कमीशन बनाया गया है। इसके द्वारा यूनाइटेड स्टेट, यूरोप और जापान के उन विशिष्ट व्यक्तियों का संयोजन करना है जो राउंड टेबल योजना को साकार करने में सहयोगी बने। कॉमनवेल्थ के भूतपूर्व मंत्री सर श्रीदत्त रामफल ने जनवरी 1995 में इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस वॉशिंगटन में कहा था कि यूनाइटेड नेशंस को अधिकार दिया जाए कि वे वैश्विक स्तर पर कार्य करने के लिए वैश्विक टैक्स संग्रह कर सकें। कॉन्फ्रेंस ने इसे मान्य किया था। जिनेवा व स्विट्जरलैंड की बैठकों में श्री रामफल को कमीशन ऑन ग्लोबल गवर्नमेंट का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया था। उन्होंने कहा था, विश्व सरकार की घोषणा करने का समय आ रहा है क्योंकि हमको अब विश्व में इसके लिए पर्याप्त समर्थन मिल रहा है। यूनाइटेड नेशंस का जन्म सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। इसके जन्मदाताओं में जॉर्ज सुटलज किसिंगर एसोसिएशन, जॉर्ज बुश, मार्गरेट थ्रेचर, अल गोरे, ज़ेबिग्नियो बर्सिंस्की, CNN ग्लोबल न्यूज़ चैनल के मालिक टेड टर्नर आदि प्रमुख थे। गोर्बाचोव फाउंडेशन ने इसकी रूपरेखा तैयार की थी। अब तक इसके 8 प्रमुख नियुक्त किए जा चुके हैं: डिगवेली, हेमर्स क्लोज्ड, यूथांड, क्योट वाल टीम, पेरेज द क्वियर, बुतरस घाली, कोफी अन्नान, बान की मून। श्रीदत्त रामफल ने यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत इकोनॉमिक सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना करके आर्थिक नीतियों के लिए एक केंद्रीय संस्था घोषित कर दी। वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स नाम की संस्थाएं आर्थिक डिक्टेटरशिप स्थापित करने में सहयोगी कार्य कर रही हैं। इस ढांचे को खुले रूप में शक्तिशाली बनाने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO तथा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ GATT की स्थापना की गई है। इन सब संस्थाओं के द्वारा वैश्विक स्तर पर आम जनता का अमानवीय तरीकों से भी शोषण आरंभ हो गया है। ये संस्थाएं आर्थिक साम्राज्यवाद तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के लिए वातावरण बनाने का कार्य सफलतापूर्वक कर रही हैं। इस प्रक्रिया से बिना गोली चलाए या बिना युद्ध के आर्थिक साम्राज्यवाद की जड़ें गहरी जमती चली जा रही हैं। इस आर्थिक साम्राज्य की प्रक्रिया ने वैश्विक स्तर पर आम आदमी तथा विकासशील व पिछड़े देशों को परावलंबी बनाकर गरीबी और भुखमरी के गड्ढे में झोंक दिया है। सारे संसार में धन कुछ ही लोगों की तिजोरी में बंद हो रहा है। साथ ही भ्रष्टाचार तथा अनैतिक तरीकों से
धन कमाने को बढ़ावा मिल रहा है। विश्व स्तर पर राउंड टेबल समुदाय ने अपनी विशिष्ट सेना का संगठन यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत करना प्रारंभ कर दिया है। शांति सेना के रूप में नेटो के साथ विश्व सेना का रूप विकसित हो रहा है। गल्फ युद्ध में 1991 में यूनाइटेड नेशंस के झंडे के साथ नेटो देशों के सहयोग से शांति सेना का प्रारंभ हो चुका है। यूनाइटेड नेशन के महामंत्री डॉक्टर बुतरस गाली ने 1991 में बिल्डरबर्ग समुदाय की बैठक में हेनरी किसिंगर के शब्दों को दोहराते हुए कहा था कि यूनाइटेड नेशंस को अपनी एक सेना होनी चाहिए जिसका संचालन सीधा यूएन के द्वारा हो। श्रीदत्त रामफल जी ने भी इसका समर्थन किया था। वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के महामंत्री बान की मून हैं। यूनाइटेड नेशंस की इस सेना के कार्य के विषय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह सेना विश्व शांति स्थापित करने में भी सभी राष्ट्रों का सहयोग करेगी। साथ ही विश्व सरकार की नीतियों, केंद्रीय बैंक, केंद्रीय मुद्रा और केंद्रीय शासन सत्ता आदि का विरोध करने वाले राष्ट्रों को नियंत्रण में रखकर सहयोग करने के लिए तैयार करेगी ताकि सेना के खर्चों में उनकी जिम्मेदारी भी रहे। इसका रिहर्सल गल्फ युद्ध में हो चुका है। विश्व सेना की मदद के लिए फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी फेमा की रचना की गई है। ट्राइलेटरल कमीशन के प्रथम श्रेणी के व्यक्ति प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने इसकी घोषणा करके यूनाइटेड स्टेट्स के लिए सुरक्षा का शस्त्र दिया। 5 दिसंबर 1994 के द स्पॉटलाइट के अनुसार यूएन नेटो संयुक्त तत्वाधान में एलाइट रैपिड रिएक्शन कॉर्प ARRC का निर्माण करके 4 बहुराष्ट्रीय डिवीजन संगठन किए गए हैं। इसमें 80,000 ट्रूप्स भर्ती किए गए। इस ट्रूप्स के कमांडर इन चीफ सर जेरेमी मैकेंजी, जो कि ब्रिटिश सेना में लेफ्टिनेंट जनरल थे, को नियुक्त किया गया है। इस प्रकार राउंड टेबल समुदाय ने विश्व समुदाय की बुनियाद डाल दी है। राउंड टेबल समुदाय, जो अपनी गिनती विश्व के विशिष्ट व्यक्तियों में करता है, विभिन्न नामों से जाना जाता है। विशिष्ट समुदाय ने विश्व पर अपना नियंत्रण रखने के लिए विश्व बैंक, विश्व कोष, विश्व मुद्रा, विश्व सेना और विश्व सरकार की स्थापना करने का उद्देश्य बनाया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विश्व स्तर पर अधिकार आधारित परस्पर स्पर्धा से संचित भय और आतंक के असुरक्षित वातावरण में भोग प्रधान जीवन दर्शन की छाया में स्वार्थ मूलक फूट डालो राज करो की नीति को अपनाकर अनेक प्रकार के प्रदूषणों व विषमताओं को जन्म दिया है। इनकी यह नीति इसलिए प्रभावी हो रही है क्योंकि इस नीति का बाहरी स्वरूप सेवा और विकास की मीठी चाशनी में पका हुआ है। इस नीति ने आम आदमी के आत्मविश्वास और स्वावलंबन पर निर्णायक आक्रमण किया है। संवेदनशील बुद्धिमानों को सेवा और निर्माण के शब्दांबर में फंसाकर गुमराह किया है। धार्मिक गुरुओं को वैभवशाली चमक दमक में फंसाकर आत्मविस्तृत कर दिया है। राजनेताओं को तात्कालिक राज्य अधिकार का आकर्षण दिखाकर आम जनता को जाति, धर्म, आडंबरों आदि के जाल में फंसाकर फूट डालने में सहयोगी बनाया है। अभिनेताओं, खेल खिलाड़ियों, विश्व सुंदरियों आदि को संस्कृति व मनोरंजन का लेबल लगाकर विलासिता के उत्पादों का विज्ञापन कराकर कंज्यूमरिज्म और बाजारवाद को प्रतिष्ठित किया जाता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में फास्ट फूड, डिब्बाबंद खाद्य, कोका कोला आदि पेय पदार्थों के प्रचलन तथा रासायनिक खाद व रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग से नए नए रोग पैदा करके उनके निवारण हेतु विषैली औषधियों का प्रचार हो रहा है। कृषि क्षेत्र में बीज, खाद, पानी आदि पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के एकाधिकार को बढ़ाकर किसान और खेती को परावलंबी बनाया है। मारक हथियारों के बदले नशीले पदार्थों के व्यवसाय पर तो यूनाइटेड नेशंस का पूरा ढांचा खड़ा है। राउंड टेबल समुदायों के विशिष्ट व्यक्तियों का व्यवसाय शस्त्र का निर्माण तथा खनिज तेलों की बिक्री का है। आतंकवादी तथा अपराध जगत के डॉन अंदरूनी तौर पर इनसे जुड़े हुए हैं। इसलिए स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि गोलमेज समुदाय के विशिष्ट महापुरुष मानव समाज के लिए कलंक ही सिद्ध हो रहे हैं। इन भटके हुए जीवों को सही रास्ता दिखाने की जरूरत है। षड्यंत्र का शिकार भारत में कर्तव्य आधारित, पारस्परिकता से संचित, निर्भय, निष्पक्ष, निर्लोपता के वातावरण में संयमित जीवन दर्शन की छाया में परमार्थ मूलक सहकारी साझेदारी की विश्व बंधुत्व स्थापित करने की नीति का व्यवहार मानव जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने की दिशा में प्रगति कर रहा था। इस समृद्धशाली जीवन दर्शन को गोलमेज समुदाय के विशिष्ट महापुरुषों ने विकृत करने का षड्यंत्र रचा है।
राउंड टेबल समुदाय के लिए भारतीय जीवन दर्शन की बुनियाद चुनौती बनी हुई थी। इस समृद्ध जीवन दर्शन की बुनियाद में सहज, स्वाभाविक, परस्परता, स्वयं सेवा, आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन, सहकारी साझेदारी की कर्तव्य आधारित व्यवस्था प्रगति कर रही थी। भारत की प्रसिद्धि सोने की चिड़िया के रूप में होती रही थी, इसलिए अनेक लुटेरे भारत में आए। भारत कभी किसी देश को लूटने नहीं गया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण करके सारी दुनिया में अपने राजनीतिक उपनिवेशों के रूप में साम्राज्य स्थापित किया था। एक समय ऐसा आया कि जब राजनीतिक उपनिवेश रखना कठिन हो गया था, तो यूरोप और अमेरिका के कुछ विशिष्ट धनी व्यक्तियों ने राजनीतिक उपनिवेश समाप्त करके आर्थिक साम्राज्य के द्वारा विश्व सरकार की योजना बनाई। आर्थिक साम्राज्यवादियों की निगाहें समूचे पूर्व में भारत की स्थिति को रणनीतिक दृष्टि से बहुत महत्व का मानती रही थी। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी राज सत्ता समेटने के साथ साथ भारत को अनेक राजनीतिक हिस्सों में विभाजित करके भारत को कमजोर करने का षड्यंत्र रचाया। सत्ता हस्तांतरण के साथ साथ विभाजित भारत को इंडिया बना दिया। स्वतंत्र भारत में नागरिकों के मध्य देश के पुनर्निर्माण का अभिक्रम जाग रहा था। इस स्वाभाविक लोक अभिक्रम को समाप्त करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को विकास और निर्माण का लालच देकर 1948 में ही ट्रूमैन के द्वारा 4 सूत्री कृषि मिशन की स्थापना कर दी गई। कृषि मिशन के अंतर्गत अमेरिकी कृषि विशेषज्ञ अल्बर्ट मायर द्वारा ग्रामीण पुनर्निर्माण के नाम पर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया। इस योजना के लिए फोर्ड फाउंडेशन के तत्कालीन अध्यक्ष पॉल हॉफमैन ने भारत में अमेरिकी राजदूत चेस्टर बोवेल्स की देखरेख में 2 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च करने का लक्ष्य बनाया। इसके बाद फोर्ड फाउंडेशन की मदद से 2 अक्टूबर 1992 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा भारत सेवक समाज की स्थापना की गई। स्वतंत्रता के प्रथम उत्साह में राष्ट्र निर्माण हेतु जो लोक अभिक्रम जग रहा था, फोर्ड फाउंडेशन के धन ने उसकी भ्रूण हत्या ही कर दी। साम्राज्यवादी विदेशी ताकतें यही चाहती थीं। फोर्ड फाउंडेशन के अलावा अमेरिकी तेल सम्राट रॉकफेलर फाउंडेशन, स्टील सम्राट कार्नेगी फाउंडेशन आदि ने भारत को अपना निशाना बनाकर स्वयंसेवी संस्थाओं के मार्फत भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थाओं को प्रदूषित करके आर्थिक साम्राज्यवाद को जनजीवन में प्रवेश करने का जाल बुनना प्रारंभ कर दिया। भारत में आंतरिक कला पैदा करने के लिए नागालैंड में माइकल स्कॉट के द्वारा बैप्टिस्ट मिशन स्थापित किया गया। 1964 में नागालैंड पीस मिशन की स्थापना हुई। इन दोनों संस्थाओं के माध्यम से CIA ने ऑपरेशन ब्रह्मपुत्र प्रारंभ किया। परिणाम स्वरूप स्वतंत्र नागालैंड की मांग पैदा हो गई। इतना ही नहीं, CIA इटली के मार्फत भारत में सक्रिय थी। बड़ी कुशलता से भारत के प्रधानमंत्री के घर में स्थायी रूप से एक CIA के एजेंट को स्थापित कर दिया गया। फोर्ड और रॉकफेलर फाउंडेशन ने 1960 तक भारत के 50 करोड़ अमेरिकन डॉलर खर्च करके स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सांस्कृतिक संस्थाओं में केंद्रीय सरकार के केंद्रीय नियंत्रण हेतु मूक समर्थन प्राप्त किया। भारत में विभिन्न प्रकार के मतभेदों तथा विरोधाभासों को बढ़ाने के लिए अवार्ड, मर्यादा, बिल्ड, इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट, लोकायन आदि को इस्तेमाल करके रॉकफेलर फाउंडेशन जैसी अनेक संस्थाओं को आर्थिक मदद ने लोक अभिक्रमण को समाप्त करके सरकार तथा विदेशी धन का आश्रित बनाया है। इसके साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं में लगे भावनाशील व्यक्तियों को भौतिक सुविधाएं देकर पुरुषार्थहीन और आत्मविश्वासहीन बना दिया है। फोर्ड फाउंडेशन की मदद से जो सामुदायिक विकास तथा भारत सेवक समाज की योजनाएं प्रारंभ की गई थी, उनकी असफलताओं का पता लगाने के लिए फोर्ड फाउंडेशन के अनुरोध पर ही श्री बलवंतराय मेहता समिति का गठन किया था। जब पता चला कि जनता की भागीदारी नहीं होने से योजनाएं असफल हुई, तो फोर्ड फाउंडेशन को बड़ा समाधान हुआ, क्योंकि मदद देने का उनका उद्देश्य जनता के अभिक्रम को समाप्त करना ही था। 1991 में उदारीकरण की नीति तथा गैट आदि व्यापारिक समझौतों से भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आक्रमण बढ़ गया। खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश ने बेरोजगारी, गरीबी और अनैतिक भ्रष्टाचार को बढ़ाया ही है, साथ ही विलासिता की जीवन दृष्टि को बढ़ाने में 4 चांद लगाए हैं। षड्यंत्र निवारण की दिशा। भारत मुख्य रूप से धर्मपरायण देश है। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत में कर्तव्य परायणता को मुख्य आधार प्रदान किया गया है। हर एक को अपने कर्तव्य, अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की प्रेरणा भारत की मुख्य शक्ति रही है।
धर्म का अर्थ यहाँ पंथ, संप्रदाय, मजहब या रिलीजन से नहीं है। पंथ, संप्रदाय, मजहब या रिलीजन की स्थापना किसी महापुरुष, महाग्रंथ या महान परंपराओं के द्वारा की जाती है और धर्म व्यक्ति, प्रकृति और समाज के मध्य स्वाभाविक संतुलन के व्यवहार में से प्रकट होता रहता है। धर्म किसी केंद्रीय सत्ता को पोषित नहीं करता। केंद्रीय सत्ता तो धर्माचरण में बाधा ही उत्पन्न करती है। धर्म कर्तव्य बोध कराता है, जबकि केंद्रीय सत्ता अधिकारों के बंटवारे के तत्व पर खड़ी होती है। धर्म या कर्तव्य बोध पारस्परिकता का बोधक है, जबकि अधिकार बोध संघर्ष में परिणति ही हो जाता है। धर्माचरण या कर्तव्य बोध से आवश्यक अधिकार सहज रूप से मिलते रहते हैं। विकसित सामाजिक जीवन में धर्म, अर्थ और राज्य की व्यवस्थाओं का स्वरूप निश्चित करना होता है। अर्थ और राज्य यदि अपना धर्म या कर्तव्य ठीक तरह से पालन करेंगे तो समाज में सहज और स्वाभाविक रूप से सुख शांति रहेगी। दूसरी तरफ यदि राज्य सत्ता का केंद्रीकरण होगा, प्राकृतिक संसाधनों को एकाधिकार करके धन का संग्रह होगा, तो अधिकारों के लिए संघर्ष उसका सहज परिणाम होगा। इस संघर्ष के लिए सेना अनिवार्य हो जाएगी। इससे समाज की सुख शांति खतरे में पड़ जाएगी। सेना के लिए अस्त्र शस्त्रों का निर्माण होगा। युद्ध तो हमेशा नहीं होते, अतः आतंकी और अपराधी समुदाय पैदा करना अनिवार्यता बन जाएगी। वैश्विक स्तर पर गोलमेज समुदाय के विशिष्ट महापुरुषों के द्वारा शांति स्थापना के नाम पर यूनाइटेड नेशंस की समस्त संस्थाएं परोक्ष रूप से केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सेना, केंद्रीय मुद्रा की स्थापना करके आर्थिक साम्राज्यवाद को स्थापित करना चाहेगी। इस मानवद्रोही योजना के संचालकों में रॉथशाइल्ड कॉरपोरेशन, फोर्ड फाउंडेशन, कार्नेगी फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन तथा समस्त बिल्डरवर्ग समुदाय सम्मिलित है। ये बेचारे ये नहीं जानते कि ये योजना इनके लिए भी हितकर नहीं है। विश्व सरकार, विश्व सेना, विश्व मुद्रा, विश्व बैंक आदि द्वारा केंद्रीय नियंत्रण की व्यवस्था किसी प्रकार से भी मानव, प्रकृति तथा समाज को सुख शांति नहीं पहुंचा सकती। केंद्रीय नियंत्रण स्थापित करने की योजना बनाने वाले राउंड टेबल समुदाय या बिल्डर वर्ग समुदाय को अपनी योजना के लिए किस किस प्रकार के षड्यंत्र करने पड़ रहे हैं, इसका पूरा लेखा जोखा द प्रिजन पुस्तक में दिया है। प्रस्तुत लेख की अधिकांश सामग्री द प्रिजन पुस्तक से ही ली गई है। इस षड्यंत्र को उजागर करके षड्यंत्रकारियों को यही सोचने में सहकार करना प्रस्तुत पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है। भारत के उद्योगपति, राजनेता, धर्मगुरु, समाज सेवक तथा संवेदनशील विद्वानों की जानकारी हेतु 400 पृष्ठ की द प्रिजन पुस्तक में लिखे विवरण को संक्षिप्त में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रस्तुत पुस्तक में भारतीय चिंतन का संदर्भ भी दिया गया है ताकि विद्वजन राउंड टेबल समुदाय के षड्यंत्र को जानकर भारतीय चिंतन की दिशा को समझकर केंद्रीय नियंत्रण के षड्यंत्रकारी प्रभाव को मानव, प्रकृति और समाज को मुक्त कराने में सक्रिय हो जावे। केंद्रीय नियंत्रण का यह कैंसर अभी आरंभ हो रहा है, अतः प्रारंभ से ही संवाद प्रक्रिया से इसे निरस्त करना समझदारी होगी। इस प्रक्रिया में अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सभी व्यक्ति भागीदारी हो सकते हैं। भागीदारी करने वाले को निर्भय, निर्वैर और निष्पक्षता की मानसिकता और व्यवहारिक भूमिका का होना आवश्यक है।